नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले सेशन में लीनियर रिग्रेशन के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में समझा था, जिसमें हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को के पर्सपेक्टिव में हमने देखा था। क्योंकि ये हमारा जो सेशन है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का, ये मल्टीवेरिएट एनालिसिस का पार्ट है, तो इसमें हमें मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन के पर्सपेक्टिव में अब हम इसको आगे देखेंगे इस सेशन में। तो लीनियर रिग्रेशन क्या है ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? अ रिग्रेशन मॉडल इज ए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर दैट अलाउज ए रिसर्चर टू एस्टिमेट द लीनियर और स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप दैट रिलेट्स टू और मोर वेरिएबल्स। तो ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है, ये अलाउ करता है रिसर्चर को एक लीनियर रिलेशनशिप को एस्टिमेट करने के लिए कि किस हिसाब से वो लीनियर रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन में सस्टेन कर रही है ना, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए। सो दिस लीनियर रिलेशनशिप समराइजेस द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल दैट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन अनदर वेरिएबल और वेरिएबल्स। उसमें यह है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा एक सिंगल वेरिएबल होता है, उस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किस तरह से वो उनसे एसोसिएटेड है, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उनसे कैसा वो एसोसिएटेड है, ये हमें पता चलता है रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू। सो हम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव में भी लीनियर रिग्रेशन को देखेंगे, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा एनालिसिस है या कोरिलेशन एनालिसिस भी एक ऐसा एनालिसिस है कि ये डिस्क्रिप्टिव में भी यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक और इन्फेंशियल में भी यूज़ होता है और प्रेडिक्टिव एनालिसिस में भी यूज़ होता है। ये तीनों एनालिसिस में इसका उपयोग होता है, ठीक है ना। प्रेस्क्रिप्टिव में भी हम इसका उपयोग करते हैं, तो ये चारों जगह यूज़ होता है। अब हम देखें तो मॉडल कैन बी टेस्टेड फॉर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, जिसका कि मैंने बात करी इन्फेंशियल एनालिसिस की, टू टेस्ट वेदर द ऑब्जर्व्ड लीनियर रिलेशनशिप कुड हैव इमर्ज्ड बाय चांस और नॉट, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये प्रेडिक्टिव में भी यूज़ होता है यदि हमें कुछ प्रेडिक्शन करवाना हो। अब दो तरह के लीनियर रिग्रेशन मॉडल होते हैं, एक तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, है ना, दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। डिपेंडेंट तो सभी में एक होता है। आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा था बेस्ट फिट लाइन के बारे में, और इसको एसेस करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स थी। एक तो था आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा था RMAC, है ना, रूट मीन स्क्वायर एरर। अब हम यदि आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बात करें तो इसका जो वैल्यू आता है वो 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये रिलेटिव कोफिशिएंट है, रिलेटिव मेजर है ना। ये कोफिशिएंट्स आर ऑलवेज रिलेटिव मेजर। तो ये रिलेटिव मेजर है, तो इसकी एक रेंज होती है, फिनाइट रेंज होती है जो 0 से 1 के बीच में है। अब इसके बारे में भी हमने कल स्टडी किया था, ये मैंने सब एक्सप्लेन किया था आपको। तो यदि आर स्क्वायर की वैल्यू 1 के करीब है तो आपका मॉडल बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्रेडिक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को, टारगेट वेरिएबल को। और यदि ये 0 के करीब है तो वो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं हो रही डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा। तो ये इसका सीधा सच्चा मीनिंग जो समझने वाला है वो ये है, ठीक है, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरा जो मेजर मैंने बताया जो एब्सोल्यूट मेजर है वो है रूट मीन स्क्वायर एरर। इसका जो रेंज होता है वो -∞ से +∞ के बीच कहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी टारगेट वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या हैं, भाई 2 डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, 10 डिजिट, उसके अकॉर्डिंग ये डिटरमाइंड होता है ना। तो टारगेट वेरिएबल का जो वैल्यू है यदि 5 डिजिट है तो रूट मीन स्क्वायर एरर कुछ और आएगा, यदि 2 डिजिट है तो उसका कम आएगा। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि 2 डिजिट वाले जो मॉडल हमने बनाया है जिसमें मान लीजिए एज से रिलेटेड कोई डेटा है जो कि 2 डिजिट होता है, वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी वेरिएबल और है, तो वो उसकी वैल्यू तो कम आएगी हमेशा RMAC की। और वहीं मैं इनकम वाले टारगेट वेरिएबल रखता हूँ कि जिसकी डिजिट जो है
वो 5 डिजिट में, तो इसका RMSE हमेशा ज़्यादा आना है। एरर टर्म्स जो आएंगी, वैल्यू जो आएंगी, वो हमेशा ज़्यादा आना है, क्योंकि RMSE क्या होता है, जो एक्चुअल आपका वैल्यू है y डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो प्रिडिक्टेड y जो हमारा रिग्रेशन एनालिसिस हमें प्रेडिक्ट करता है, इन दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर का मीन होता है और उसका फिर स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो इसलिए हमको इसको रूट मीन स्क्वायर एरर बोलते हैं, है ना। स्क्वायर एरर के स्क्वायर का मीन निकाल लिया और उसका स्क्वायर रूट कर लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट मेजर है, तो इसके द्वारा बहुत, ये कॉस्ट फंक्शन ये भी ठीक ठाक है, बट इसके लिए हमें फिर कंपैरिजन चाहिए। बिना कंपैरिजन के हम नहीं कर सकते। हमारे पास 2 मॉडल हैं, उसमें हमें बताना है कि भाई कौन सा मॉडल अच्छा है। देन you could determine through the root mean square error. Otherwise you have only single model or you have to guess it is a good model or not. So then you can use R square, है ना। R square का उपयोग के लिए जरूरी नहीं है आपको दूसरा मॉडल होना आपके पास, आप उसी मॉडल से, क्योंकि कॉफिशिएंट है तो इसलिए ये रिलेटिव मेजर होता है, उसी से हमें पता चल जाता है। रिलेटिव मेजर जो होते हैं सेल्फ सस्टेन होते हैं, मतलब उन्हीं की एक वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं क्या अच्छा है या स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है, अच्छा है या बुरा है, हम उसी से डिसाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम आर स्क्वायर को ही हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं, तो हम देखें कि आर स्क्वायर से यदि हमारा स्केटर प्लॉट है किस हिसाब से होता है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे एक्चुअल पॉइंट है ब्लू कलर के, ये पूरे लाइन पे ही है, मतलब हमारा प्रेडिक्शन सेम आ रहा है ना। लाइन तो प्रेडिक्ट कर रही है और ये एक्चुअल पॉइंट है तो वो वहीं पे प्रेडिक्ट कर रही है हमारी जो लाइन है रिग्रेशन लाइन। तो ये सब लाइन पे आ रहे हैं, तो इसका आर स्क्वायर 1 हुआ, मतलब ये ओवरफिटेड भी बोलते हैं हम इसको। फिर यहाँ 0.70 है, यहाँ देखेंगे जो लाइन है वो ये गई हुई है रिग्रेशन लाइन, और ये पॉइंट एक्चुअल पॉइंट थोड़े से स्केटर्ड है, ठीक है, लाइन पे नहीं है एक्चुअल पॉइंट्स जो आपके। यहाँ 0.36 में देखेंगे और ज़्यादा स्केटर्ड है, तो मतलब जो एरर होगी ना लाइन इस पे परपेंडिकुलर, यदि हम यहाँ ये डालते हैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं वर्टिकल लाइन, तो वो ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये सब अलग अलग डिस्टेंस होंगे, है ना। जब ये अलग अलग डिस्टेंस होंगे तो नेचुरली ये ज़्यादा है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, ओके। तो यहाँ ज़्यादा स्केटर्ड है इसलिए आर स्क्वायर कम हुआ, यहाँ आर स्क्वायर और भी कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर स्क्वायर से हम ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि हम देख के भी समझ सकते हैं कि हाँ इसका आर स्क्वायर कम होगा ज़्यादा होगा, है ना। ये चीज़ हमें पता चल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीनियर रिग्रेशन में। जितने भी इस तरह के एनालिसिस होते हैं जिसको हम प्रेडिक्शन में यूज़ करते हैं, उनमें एजम्पशंस होते हैं कुछ, तो वो हम देखते हैं कि एजम्पशंस क्या क्या हैं। तो देखिएगा, इसमें एक तो प्री एजम्पशंस होते हैं और एक होते हैं पोस्ट एजम्पशंस। प्री एजम्पशंस क्या होते हैं? दीज एजम्पशंस शुड कंसीडर बिफोर द रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस के पीरियड में इन एजम्पशंस को कंसीडर करना है। सबसे पहली चीज़ है न्यूमरिक। तो द डिपेंडेंट मस्ट बी कंटिन्यूस न्यूमरिक वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंटिन्यूस न्यूमरिक वेरिएबल होना चाहिए। एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी न्यूमरिक। और जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वे सब भी न्यूमरिक होना चाहिए। कंटिन्यूस न्यूमरिक नहीं, वो न्यूमरिक होंगे, किसी बाइनरी भी हो सकते हैं, वो ऑर्डिनल भी हो सकते हैं, है ना, वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, है ना, पर न्यूमरिक होना चाहिए। कैटेगरी नहीं होना चाहिए मेल फीमेल इस तरह से, ठीक है, न्यूमरिक होना चाहिए। दूसरी चीज़ है लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब क्या है कि देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम स्केटर प्लॉट से देख सकते हैं, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन से वेरिएबल के साथ उसकी लीनियर रिलेशनशिप है, उन वेरिएबल को हम कंसीडर करें, ठीक है। तीसरा है नो मल्टी कोलिनियरिटी। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो दो, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यहाँ अब डिपेंडेंट वेरिएबल को साइड में रख दिया है। मल्टी कोलिनियरिटी हम किसके बीच चेक करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच। तो मान लो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दो के बीच में बहुत हाई कोरिलेशन है। हाई कोरिलेशन है तो दोनों का बिहेवियर और नेचर सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है,
तो उसमें एक वेरिएबल को हमें ड्रॉप करना रहता है। तो यहाँ मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, इसको डिस्क्राइब किया है, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी टू हाईली कोरिलेटेड विथ ईच अदर, है ना। हाई मल्टी कोलिनियरिटी कैन मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यदि हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी है दो वेरिएबल के बीच में, तो हम ये निश्चित नहीं कर पाएंगे कि उनका व्यक्तिगत प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या पड़ रहा है, किसका क्या पड़ रहा है, क्योंकि दोनों का नेचर बिहेवियर सेम था, तो दोनों एक ही तरह का प्रभाव था, हम उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मल्टी कोलिनियरिटी का हमें ध्यान रखना होता है। तो ये तो है प्री एजम्पशंस, ठीक है। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट, पोस्ट एजम्पशन। पोस्ट एजम्पशन का मतलब होता है जब आप रिग्रेशन एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद तब कुछ चीज़ और चेक करते हैं, है ना। यदि वहाँ भी ये सटीक पाया जाता है तो ही वो रिग्रेशन एनालिसिस हम आगे यूज़ कर पाएंगे, या उसकी रिपोर्ट पेश कर पाएंगे, या उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, या उसको डायग्नोस्टिक एनालिसिस करेंगे, है ना, या प्रोडक्टिव में लेके जाएंगे, तभी संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है। तो पोस्ट एजम्पशंस क्या होते हैं, दिस एजम्पशंस इज मॉनिटर्ड आफ्टर द रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, मॉनिटर किए जाते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के बाद। पहली चीज़ है इंडिपेंडेंस। अब एरर टर्म्स को समझें। एरर टर्म्स है y माइनस केप y, है ना, मतलब एक्चुअल y में से प्रेडिक्टेड y को जो माइनस करते हैं, दैट इज अवर एरर टर्म e, है ना। तो हर ऑब्जर्वेशन का एरर टर्म हमें मिलेगा, n ऑब्जर्वेशन है तो n एरर टर्म आएंगे। तो एरर टर्म मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एरर टर्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले में एरर इतनी है तो दूसरे में इतनी आएगी, तीसरे में इतना आएगा, मतलब उसके टारगेट वेरिएबल के हिसाब से वो चीज़ें चेंज, उसमें कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब इसको यदि आप समझें तो ऐसे समझें कि एक बच्चा है वो 6 घंटे पढ़ाई करता है, एक बच्चा है वो 2 घंटे पढ़ाई करता है, या 4 घंटे पढ़ाई करता है। 6 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चे के मार्क्स जो आए 80 आए, या 60 मार्क्स आए, अपन सीधा सीधा रिलेशन देखते हैं, 6 घंटे वाले के 60 आए, तो 4 घंटे वाले के 40 यदि आते हैं तो ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए एक दूसरे से। हो सकता है कि 4 घंटे वाला 85 मार्क्स ला सकता है, तो वो आप देखिएगा कि उसका उससे इंडिपेंडेंट हो गए। दोनों बच्चों के मार्क्स जो हैं वो जो आवर्स हैं, 4 आवर्स, 2 आवर्स, 6 आवर्स जो भी स्टडी कर रहे हैं, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो हाँ, यहाँ पर एरर टर्म का यही है कि वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक टर्म का, एक ऑब्जर्वेशन का एरर दूसरे ऑब्जर्वेशन पे प्रभाव नहीं डालना चाहिए। दूसरा है नॉर्मलिटी ऑफ रेसिडुअल्स। रेसिडुअल्स का भी मतलब वही एरर टर्म होता है, यहाँ पे लोग एरर टर्म की तरह ही यूज़ करते हैं। तो एरर टर्म शुड नॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि हम एरर टर्म का ग्राफ बनाएं, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा मैं। फिर होमोसिडास्टिसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेरिएंस। एरर टर्म्स की, यहाँ पूरी बात एरर टर्म्स की हो रही है। एरर टर्म्स कब मिलेगी, जब आप रिग्रेशन मॉडल बना लोगे, तब तो आपको प्रेडिक्टेड वाई मिलेगा। इसलिए ये सब पोस्ट एजम्पशंस हैं। तो होमोसिडास्टिसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेरिएंस। यदि हम उसको पूरे को देखें, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें स्कैटर प्लॉट पे, तो वो एक जैसा चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा डॉट्स चलेगा एक साइड में, तो ये एक जैसे होंगे तो वो कांस्टेंट वेरिएंस होगा, तो हमारा एजम्पशन फुलफिल हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। एक्सोजेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट कोरिलेटेड विद द एरर्स। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जितने भी, वो एरर जो टर्म है उनसे कोरिलेट नहीं होना चाहिए। उसका भी हमें स्कैटर प्लॉट बना के देखना पड़ेगा दोनों का। दिस एंश्योर दैट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर ट्रूली इंडिपेंडेंट ऑफ द एरर टर्म एंड दैट द मॉडल इज नॉट बायस्ड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें रिग्रेशन एनालिसिस के बाद चेक करना रहती हैं। यदि ये सब चीज़ पे सटीक उतरता है तो हमारा वो रिग्रेशन एनालिसिस ठीक है, अदरवाइज तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आगे देखते हैं हम, यदि हम इसका फॉर्मुलेशन देखें लीनियर रिग्रेशन का, तो द फॉर्मुलेशन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ऑल्सो सिमिलर टू सिंपल लीनियर रिग्रेशन की तरह ही होता है। जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन का अपन ने देखा था केप वाई इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स। तो बीटा 0 जो था इंटरसेप्ट था, और बीटा 1 जो था वो आपका स्लोप बोलें एक तरह से, और या कॉफिशिएंट बोलते हैं उसको, है ना। तो हम लोग जनरली इसको कॉफिशिएंट्स बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, मान लो यहाँ के वेरिएबल्स हैं मेरे पास,
है ना, बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड बीटा के। यदि हम प्रेडिक्टिव वैल्यू की बात करें के वाई की, तो एप्सिलॉन हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, और बाकी जो है एक्सप्रेशन वो आपको शो करेगा प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो इस प्रकार से ये हमारा मेन वो है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसमें, वो आप देखिएगा। ये एक डेटा है मेरे पास हाउसिंग का, ठीक है, ये पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो पहला जो वेरिएबल है मेरा प्राइस ऑफ द हाउस, दूसरा एरिया है, तीसरा बेडरूम से कितने बेडरूम हैं, 4 बेडरूम हैं, 3 बेडरूम हैं, 5 बेडरूम हैं, इस तरह से, और नंबर ऑफ बाथरूम से, स्टोरी कितने स्टोरी बिल्डिंग है, 3, 4, 2, 1, और ये मेन रोड है क्या उसके आसपास, तो यस या नो, गेस्ट रूम है यस या नो, बेसमेंट है यस या नो, हॉट वाटर का सिस्टम है, हॉट वाटर हीटिंग का, यस एंड नो, एयर कंडीशनिंग है क्या, एसी वगैरह लगा है, यहाँ गीजर की बात हो रही है या एसी की बात हो रही है, यहाँ पार्किंग है क्या, कितनी पार्किंग है, 2 है, 3 है, 1 है, नहीं है, ये सब इसमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद प्रेफर्ड एरिया है। प्रेफर्ड एरिया के मतलब होता है कि आसपास हॉस्पिटल और जिसको हम बोलते हैं क्या, एम्यूनिटीज़ जो हैं वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है ना, हॉस्पिटल हुए, मंदिर हुए, शॉप्स हुई, ग्रोसरी की, ये सब चीज़ें वहाँ आसपास अवेलेबल, प्रेफर्ड एरिया। फिर इसके बाद लास्ट है फर्निशिंग स्टेटस क्या है, सेमी फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है। तो ये सब इसके वेरिएबल है। अब हमारा इसमें टारगेट वेरिएबल है प्राइस, ठीक है, हमें प्राइस टारगेट प्राइस पे किन किन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है ना भाई, एरिया के हिसाब से एरिया का प्रभाव क्या पड़ता है, बेडरूम, नंबर ऑफ बेडरूम लोग प्रेफर करते हैं क्या, नंबर ऑफ बाथरूम्स, ये सब चीज़ें जो भी हमारे वेरिएबल हैं, क्या इस मकान की प्राइस पे, हाउस की प्राइस पे प्रभाव डालते हैं। ये प्रभाव डालते हैं तो कितना कितना डालते हैं और कैसे डालते हैं, ठीक है, नेगेटिव डालते हैं, पॉजिटिव डालते हैं, पॉजिटिव डालते हैं तो कितना, और नेगेटिव डालते हैं तो कितना, ये हमें देखना है। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहला एजम्पशन था कि जो टारगेट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। ये कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूस न्यूमरिक है। यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हमारे न्यूमरिक नहीं है, उसमें दूसरा एजम्पशन क्या था, सभी वेरिएबल जो होना चाहिए, पहले एजम्पशन में न्यूमरिसिटी की बात कर रहे थे, न्यूमरिक है कि नहीं है, तो सभी वेरिएबल्स न्यूमरिक होने चाहिए, दूसरे भी, चाहे वो भले ही कंटिन्यूस नहीं हो, पर वो न्यूमरिक होना चाहिए। अब यस नो में और इस तरह से है, और यहाँ भी आप देखेंगे कैटेगरिकल है, फर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, है ना, तो ये तो बड़ा दिक्कत होगा, ये तो न्यूमरिक है नहीं, इससे मॉडल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना रहता है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ कन्वर्ट किया है। यहाँ मैंने क्या किया, तो ये देखिएगा प्राइस और ये सब, मैंने यहाँ पर जो मेन रोड था यस नो में, मैंने उसको 1 और 0 में कर दिया, गेस्ट रूम को भी यस नो को 1 0 में कर दिया, बेसमेंट को भी 1 0 में, इसको भी 1 0 में, ये भी 1 0, ये तो पार्किंग तो था ही 2 3 डिस्क्रीट था, ये प्रेफर्ड एरिया 1 0। अब यहाँ जो फर्निशिंग स्टेटस था उसके मैंने डमी वेरिएबल्स बना लिए 3, हालांकि n-1 डमी वेरिएबल लगते हैं, मतलब 2 ही यूज़ होंगे, तीसरा यूज़ नहीं करते हैं, एक ड्रॉप करते हैं। वो क्या रीज़न है, वो जब लीनियर रिग्रेशन अपन प्रेडिक्टिव में पढ़ेंगे, वहाँ मैं बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ तो हम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने एक कैटेगरी फर्निश्ड थी, एक सेमी फर्निश्ड थी, एक अनफर्निश्ड थी, तो जो फर्निश्ड है उसके इधर 1 कर दिया, जो फर्निश्ड नहीं है इस वाले में वहाँ 0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ सेमी फर्निश्ड वाले में 1 कर दिया, बाकी में 0 कर दिया, तो यहाँ आपको तीनों में एक ही में 1 मिलेगा, बाकी 0 मिलेंगे, क्योंकि वो एक ही कैटेगरी होगी ना कोई ना कोई। तो इसको मैंने क्या किया, डमी वेरिएबल्स बना दिए, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब मेरा ये जो पूरा डेटा है ये सब न्यूमरिक है, हो गया न्यूमरिक। अब मैं इस पर रिग्रेशन एनालिसिस लगा सकता हूँ। तो रिग्रेशन एनालिसिस लगाने के लिए एक्सेल में बहुत सिंपल है, आप डेटा पे जाएंगे, है ना, ये डेटा पे मैंने क्लिक किया और यहाँ डेटा एनालिसिस का ऑप्शन आता है। यदि नहीं आता तो आपको इन्फो में जाके वहाँ से एक्टिव करना पड़ेगा। वो सब चीज़ें मैं अभी आप प्रैक्टिकल जब चालू करवाऊंगा एक्सेल के तब मैं बताऊंगा, अभी तो मैं खाली आपको रिग्रेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ रिग्रेशन लिखा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ, मैंने ओके किया। तो ये पूछ रहा है भैया कहाँ से कहाँ तक की रेंज लेना है। तो रेंज जो है पहले मुझे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ मैं जो रेंज डालूंगा वो कैसे डालूंगा, ये मैंने सेलेक्ट किया। मैंने प्राइस यहाँ से लिया या यहाँ से भी ले सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ से लिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये पूरा प्राइस आ गया यहाँ। इसी प्रकार ये जो बाकी डिपेंडेंट, ये जो प्राइस था ये मेरा इनपुट वाई रेंज, तो वाई क्या है मेरा प्राइस है,
डिपेंडेंट वेरिएबल, बाकी के वेरिएबल क्या है मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखिएगा मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ से उठाए है ना, और मुझे कहाँ तक जाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। नीचे तक पूरे एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा मैं विथ हेडर, ये मैंने कर लिए। लेबल्स कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने लिया। मैं यहाँ बाकी की चीज़ें नहीं दे रहा हूँ है ना, बाकी मैं आपको ग्राफ खुद बना के बताऊँगा क्योंकि इसमें प्रॉपर ग्राफ बनते नहीं। ठीक है, आउटपुट मुझे कहाँ चाहिए, आउटपुट मुझे न्यू वर्कशीट पे चाहिए है ना, और आउटपुट रेंज में यहाँ यदि यहाँ चाह रहा होता तो वहाँ का मैं डाल देता इस पे है ना, तो मुझे तो नई वर्कशीट पे चाहिए, मैं ओके कर देता हूँ। ये देखिएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसने मुझे आउटपुट दे दिया। अब इसमें यदि हम बात करें सबसे पहले आर स्क्वायर की, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर स्क्वायर 0.68 है, अच्छा है, 0.5 से ज़्यादा है। ठीक है, एडजस्टेड आर स्क्वायर वगैरह मैं बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ एफ स्टैटिस्टिक होती है, ये है इसका पी वैल्यू, ये है। अब इसका क्या मतलब होता है, यदि मैंने यहाँ क्लिक किया ना, ये यदि मैं इसको 9.21 e माइनस 128 का मतलब हुआ 9.21 इंटू 10⁻⁻128, मतलब ये बहुत ही छोटी संख्या है, 0.00000 ऐसे कर आएगा। तो 0.05 से कम यदि पी वैल्यू होती है हमारी, ये पी वैल्यू है 0.05 से 0.05, याद रखिएगा 0.05 से कम यदि आपकी पी वैल्यू है तो वो सिग्निफिकेंट है। तो ये हमारा जो मॉडल है, एफ वैल्यू पूरे मॉडल को रिप्रेजेंट करता है कि वो मॉडल सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हाँ, तो ये मॉडल तो सिग्निफिकेंट है भैया, यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये आ रहे हैं कॉफिशेंट्स, ये क्या है, सब कॉफिशेंट्स हैं। तो देखिएगा आप इसको, मैंने इनको येलो कर दिया। कॉफिशेंट यानी ये आपका बीटा 0, इंटरसेप्ट वाला बीटा 0, ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5, बीटा 6, बीटा 7, बीटा 8, बीटा 9, बीटा 10, ऐसे करके पूरे दे रहे हैं। फर्निश, सेमी फर्निश, देखिए इसका अपने आप 0 दे दिया इसने, है ना। तो इसको लिया नहीं जाता, लास्ट वाले को मैंने कंसीडर कर लिया था फर्निश सेमी फर्निश के साथ, पर इसको हम लेते नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक सबके कोएफिशिएंट्स दे दिए, है ना। अब दूसरा चीज़ यहाँ टी स्टैटिक है। टी स्टैटिस्टिक्स से हमें क्या मिल रहा है, पी वैल्यू ऑब्टेन करते हैं इसके थ्रू हम। तो हम पी वैल्यू पे देखते हैं खाली। तो पी वैल्यू पे अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा जिसकी भी पी वैल्यू, इंटरसेप्ट को छोड़ देंगे, जिसकी भी पी वैल्यू 0.05 से कम है वो तो सिग्निफिकेंट है, उसको तो रखेंगे, वो तो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रहा है टारगेट वेरिएबल पे। और जिसकी 0.05 से ज़्यादा है वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं डाल रहा है। तो आप देखिएगा एरिया का तो बहुत ही कम है, 7.1 इंटू 10⁻⁻22, तो 0.000 ऐसे 21 0 22 0 आएंगे और उसके बाद 7 1 आएगा उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका वो रहेगा, तो बहुत ही छोटा नंबर है 0.05 से, तो ये तो सिग्निफिकेंट है। एरिया का तो बहुत प्रभाव पड़ता है मकान की कीमत पे। दूसरा है बेडरूम, तो नंबर ऑफ बेडरूम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। 0.05 से बड़ा नंबर है, 0.11 है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है बेडरूम। यहाँ पे बाथरूम सिग्निफिकेंट है, नंबर ऑफ बाथरूम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरीज सिग्निफिकेंट है, 3 मंजिल 2 मंजिल 1 मंजिल के ऐसा मकान है। मेन रोड भी सिग्निफिकेंट है, 0.00 है। गेस्ट रूम भी सिग्निफिकेंट है, बेसमेंट भी सिग्निफिकेंट है। हॉट वाटर सिस्टम जो है, गीज़र वगैरह, दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। एयर कंडीशन भी सिग्निफिकेंट है। पार्किंग सिग्निफिकेंट है ना। आपका प्रेफर्ड एरिया सिग्निफिकेंट है। आपका फर्निश्ड सिग्निफिकेंट है। सेमी फर्निश्ड भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो यहाँ most of the variables are significant except which one, this one, number of bedrooms, बाकी सब significant बता रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भैया ये वेरिएबल
सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है। और जो सिग्निफिकेंट है उनका प्रभाव कितना है देखिएगा, ये बहुत बड़ी वैल्यू है बेडरूम्स का, इतना ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। मतलब यदि हम ये इक्वेशन को लिखेंगे तो ये इक्वेशन कैसे लिखाएगी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। केप वाई इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 और सो ऑन करके बीटा के x के। ये इक्वेशन है। अब वहाँ जो हमारा प्रेडिक्टेड प्राइस हमें मालूम करना है, जो कि प्राइस है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस इज इक्वल टू, अब बीटा 0 का वैल्यू कितना है, ये है 0.368463 है ना, तो पॉइंट में है नहीं, माइनस 368463 प्लस नेक्स्ट क्या है 244.139, ये क्या है आपका एरिया का है। अब एरिया यहाँ आपको इनटू एरिया, जो भी एरिया होगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, वो इससे मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस होगा उसमें से और ये प्राइस आएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट वेरिएबल को भी लिखेंगे हम 114788 और इसका इंटू किससे होगा, नंबर ऑफ बेडरूम्स है ना, तो बेडरूम्स है, कितने बेडरूम है 1 2 3 जो भी हैं वो तो डिस्क्रीट नंबर है ना, बेडरूम्स। इसी प्रकार से बाकी के वेरिएबल भी आएंगे, है ना। यहाँ आपको एरिया फिट करना है, यहाँ आपको नंबर ऑफ बेडरूम्स फिट करना है, फिर नेक्स्ट में आपको नंबर ऑफ बाथरूम्स, स्टोरीज, ये सब आप फिट करेंगे तो ये हमें प्रिडिक्टेड प्राइस मिलेगी। क्या मिलेगी, प्रिडिक्टेड प्राइस, कि जो हमारा मॉडल बता रहा है कि इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए। यदि कोई आपको मालूम करना है किसी एरिया में रेट, तो आप इस यदि वहाँ पे मॉडल बना हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे मोबाइल एप्लीकेशन में भी कई मोबाइल एप्लीकेशन आती हैं जिसके अंदर आप एरिया डाल दो, उस मतलब जैसे आपको जहाँ भी मकान चाहिए उसका आपने वो डाल दिया रीजन का, ये रीजन में हमें इस सेक्टर में मकान चाहिए, उसके अंदर फिर वो ये सब चीज़ें आपसे पूछता है कि एरिया कितना है, वो सब आप डालो और आपको एक टेंटेटिव प्राइस बताता है, प्रिडिक्टेड प्राइस बताता है वो मॉडल। तो उससे फिर आप ब्रोकर से या वहाँ की जो कीमत है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये ज़्यादा ले रहे हैं, क्या है, वो सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। ये चीज़ें तो हो गई यहाँ पे, है ना, कि भाई मॉडल बन गया, ये सब हो गया। अब हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है, वो कैसे चेक करेंगे। देखिए 0-1 में तो कोई कोरिलेशन वगैरह का मतलब है नहीं। यदि आप इन दोनों के बीच में कोरिलेशन चेक करते हैं कि ये जो प्री एजम्पशंस वाली मैं बात कर रहा हूँ कि लीनियर रिलेशन होना चाहिए उनमें, है ना, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। इंसर्ट यदि मैं इसमें करवाऊँ, रिकमेंड करता हूँ ये, तो ये मेरे पास आ गया। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है और ये लीनियर रिलेटेड है, लीनियरली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना है कि जो पोस्ट एजम्पशंस हैं वो क्या थे, ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। अभी हम यहाँ 2 चीज़ें आई हैं, एक तो प्रेडिक्टेड प्राइस आई है केप वाई, और ये आपका रेसिडुअल आया, रेसिडुअल यानी वाई माइनस केप वाई, जो हमारा वाई था उसमें से केप वाई को इसको माइनस करके जो आया वो ये रेसिडुअल्स आया। तो हमारा एक क्या था कि जो रेसिडुअल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, एक एजम्पशन था उसका। यदि हम इसका हिस्टोग्राम बनाएं रेसिडुअल का, और मैं आपको इसका हिस्टोग्राम दिखाता हूँ, ये एक तो ये ग्राफ हुआ। अब ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं लग रहा है, क्या कि ये पॉजिटिव स्क्यूड लग रहा है थोड़ा सा, तो हमें कहीं ना कहीं डेटा में आउटलायर वगैरह होंगी, और हमने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्केल भी नहीं किया है ना, क्योंकि प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है, एरिया का 3 डिजिट 4 डिजिट में एरिया है, और प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा डिजिट्स में 7-8 डिजिट 10 डिजिट 5-6-7 डिजिट्स के ऊपर है प्राइस, तो वो मैच नहीं हो पा रहा है। और आउटलायर्स हैं, तो आउटलायर्स भी हमें हटाना पड़ेंगे, तब जाके ये हमारा मॉडल ठीक बनेगा और फिर ये नॉर्मलाइज शेप देगा, है ना। तो एक हमें यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई कि कुछ ना कुछ आउटलायर का प्रॉब्लम है, ठीक है। वैसे तो हम पहले ही चेक करते हैं आउटलायर्स, पर यहाँ पर ये फिगर भी, ये मैंने जानबूझ के वहाँ चेक नहीं किया और वहाँ चेंज नहीं किया
कि आपको समझ में आए कि हाँ ये गलत है। अब दूसरा मैं एक और इसका प्लॉट बनाता हूँ, देखिएगा। अब ये प्लॉट है, ये प्लॉट क्या है, जो एरर टर्म्स हैं ये वापस मैंने भाई पहले ऑब्जर्वेशन का ये दूसरा ऑब्जर्वेशन ऐसे करके मैंने डाल दिया। ये 0 है, देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा, ये 0 एरर हो गई। नेगेटिव भी होंगी ना, y माइनस केप वाई होता है तो कहीं पर y बड़ा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, केप y बड़ा होगा तो इस प्रकार से। तो ये देखिएगा एक उसमें नहीं है, मतलब यहाँ पर ये आप देखेंगे इस तरफ ज़्यादा है ऊपर एरर। यदि ये एरर इस उसमें होती, इस तरीके से होते, यदि ये पूरे के पूरे पॉइंट्स इतने में होते हमारे यहाँ स्केटर्ड नहीं होते, तो हम बोलते इसको होमोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम बोलते इसको कांस्टेंट वेरिएंस, होमोसिडास्टिसिटी वाली बात कांस्टेंट वेरिएंस है। यहाँ कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है क्योंकि ये ऊपर जा रहे हैं, है ना, तो यहाँ कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है, तो ये भी हमारे एजम्पशंस को झुटा रहा है। एक तो हमने देखा कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ एरर वहाँ भी स्क्यूड था, नॉर्मल नहीं था, और यहाँ होमोसिडास्टिसिटी भी है इसमें। तो ये एजम्पशंस को हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं ग्राफ से, ठीक है। और भी मैंने आपको बताए थे एजम्पशंस, यदि आप देखेंगे उसमें होमोसिडास्टिसिटी की बात कर ली हमने, नॉर्मलिटी ऑफ रेसिडुअल्स, ये दोनों चीज़ें हमने ग्राफ से देख रही। अब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो हमारे ज़्यादातर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी हैं या डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस तो एक ही वेरिएबल है हमारा जो कि एरिया है इंडिपेंडेंट में, तो हम उसका कोरिलेशन चेक कर लेंगे एरर्स के साथ, वो भी चेक करके देख लेंगे कि भाई एक्सोजेनिटी है कि नहीं है ना। सो ये भी हमें पता ही चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये सब चीज़ें फाइनल कर लेते हैं। मल्टी कोलिनरिटी आपको पहले ही चेक कर लेना है इंडिपेंडेंस वेरिएबल के बीच में। तो इंडिपेंडेंस तो अपना एक ही जो है वो एरिया जो है वो था खाली, है ना, बाकी तो सब डिस्क्रीट है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं। मल्टी कोलिनरिटी तो तभी चेक करेंगे ना, एक जैसे वेरिएबल होंगे तभी चेक करेंगे, अदरवाइज़ तो करेंगे नहीं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी इंफॉर्मेशन इसमें रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड दी गई है, जो कंसेप्ट्स आपको एक्सप्लेन किए गए हैं एक लेमेन लेवल पे, तो आपको समझ में आए होंगे। और इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिल सकें। आपको स्टडी मटेरियल के लिए डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वो आपको फिल करना है, और ईमेल आईडी आप सही लिखिएगा उसमें, जिससे कि आपको ड्राइव का लिंक मेल पर शेयर किया जा सके, ठीक है। और अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी डिस्क्रिप्टिव में जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, स्पेशल डेटा का एनालिसिस होता है, टाइम सीरीज़ एनालिसिस कैसे करते हैं डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव में, हम वो भी आगे की सीरीज़ में कवर करेंगे और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।